स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ आरंभ। और इस सेशन में हमने पहले सेशन में क्या देखा था कि हंटर गैदरर होते थे, पत्थर से पत्थर टकरा के स्टोन के वेपन्स बनाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। उसके बाद प्लांट का नॉलेज भी था उन्हें, तो उसके बाद जाकर के वो प्लांट के पहले फ्रूट्स, नट्स, उसके बाद सीड्स और रूट्स वगैरह खाते थे। फिर हमने देखा है कि कुछ सालों के बाद क्या होता है कि क्लाइमेटिक चेंज आता है और लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सीख जाते हैं, मतलब प्लांट को उगाना सीख जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि पहले हमने हंटर गैदर देखा, उसके बाद हमने देखा कि विलेज वाली लाइफ थोड़ी बहुत, उसके बाद अब जो है हम सिटीज की जो है वो बारे में पूरी कहानी जो है वो देखेंगे। इस चैप्टर का नाम इन द अर्लीस्ट सिटीज, मतलब कि अर्लीस्ट सिटी कौन सा था, तो ये था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसी का नाम हड़प्पा सिटी पड़ता है। पर ये जो हड़प्पा है इसके बारे में हम लोगों को पता कैसे चला? ऐसा तो है नहीं कि हड़प्पा के लोग खुद ब खुद आके हमें बोलते होंगे देखो भैया यहाँ पे हम रहते थे, यहाँ पे खुदाई कर लो, आपको हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण है, मतलब आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाते टाइम वहां के जो वर्कर्स थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, वो देखते हैं कि एक पुरानी सी ढांचा है, एक पुराना सा बिल्डिंग है जो बिल्डिंग टूटा हुआ है। तो वो बिल्डिंग का क्या करते हैं कि वो टूटा हुआ था, तो उसके जो भी ब्रिक्स होते थे ना, उस ब्रिक्स का यूज वो जो है वो क्या करते हैं, ट्रैक्स के लिए करते हैं। फिर उसके कुछ साल के बाद, क्योंकि वो वर्कर है, उनको पता नहीं है कि ये हिस्टोरिकल है या फिर एनिशिएंट साइट है या कुछ ऐसा, फिर कुछ साल के बाद यानी 80 साल पहले क्या होता है, तो होता है ये कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वहां जाते हैं और देखते हैं कि ये तो पूरी सिविलाइजेशन ही थी, मतलब बहुत साल पहले, हजारों साल पहले यहाँ पे तो लोग रहते थे, उनको बहुत ज्यादा डिग किया जाता है, देखा जाता है, तब उनको पूरी सिविलाइजेशन जो है वो पता चलता है और तब इस पूरी सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इसके बाद अब देखा जाता है कि ऐसे जो साइट्स थे ना, जो यहाँ पे जो इस साइट की फीचर थी, वो और भी साइट्स की जगह पे पाए गए। धोलावीरा में पाया गया, लोथल में पाया गया। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह की सिचुएशन, चूंकि हमें पहली हड़प्पन साइट मिली, तो ऐसे फीचर्स वाले जो भी साइट्स होंगे ना, उनको हम एक नाम से बुलाएंगे ताकि पता तो चले। तो ये हड़प्पन पूरी जो साइट्स हैं उनको हड़प्पन साइट्स बोला जाने लगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आता है कि एक ही टाइमलाइन में थे, इसीलिए एक नाम दिया गया। तो इसके फीचर क्या होंगे, तो फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहां पे सिटीज के क्या फीचर थे, वहां पे किस तरह के लोग रहते थे, वहां का उनका ट्रेड क्या होता था, क्या क्या खाते थे, क्या क्या बनाते थे। उसके बाद ये पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इस सब के बारे में जो है हम यहाँ पे आपके सामने में रखने वाले हैं। तो इस चीज की शुरुआत चलिए करते हैं। अब देखिए, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, इस सिटी को स्पेशल क्या बनाता है, तो इसका पूरा जो आउटले है ये मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो आउटले में क्या होता था कि सिटी जो है पूरी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट सिटाडेल जो कि वेस्ट में था। वेस्ट क्या मतलब ईस्ट और वेस्ट। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट पार्ट में ये सिटाडेल था। अब इस वेस्ट पार्ट में जो सिटाडेल था वो स्मॉलर था और हायर था। कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर था मतलब उसका जो एरिया था वो छोटा था, लेकिन जो हाइट था वो हायर था, मतलब रेज्ड था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो लोअर टाउन था, उसके बाद पहला पार्ट हमने देखा सिटाडेल जो कि वेस्टर्न पार्ट में था, और ईस्टर्न पार्ट में कौन सा था, तो एक लोअर टाउन था जो कि लार्जर एरिया में बसा था। इसका एरिया जो था वो लार्जर था और ये जो इसका जो हाइट था वो लोअर था। मतलब क्या है, मतलब ये देखो, ये वेस्ट पार्ट है। इस वेस्ट पार्ट में जो आपको सिटाडेल दिख रहा है ये छोटा है, इसका एरिया छोटा है और इसका हाइट जो है वो बड़ा है। और ये सारा जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये ईस्ट पार्ट में है। और अगर ये ईस्ट पार्ट में है तो फिर क्या होना चाहिए, इसका जो एरिया है वो बड़ा है और इसका जो हाइट है वो छोटा है। समझ में आया? तो ये सिचुएशन यहां पे था। अब देखते हैं ये जो पूरा
जो साइट मिला था, पूरी जो सिटी मिली थी, पूरी जो बिल्डिंग मिली थी, इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग आज तक सोचो ना 5000 साल के बाद भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, और इसके ईंट, इसकी जो ब्रिक्स है, इसका लोग यूज कर रहे हैं। मतलब इसका ब्रिक कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसके पीछे का कारण क्या था? और इसी की वजह से आपके यूपीएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हड़प्पन साइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पेक्टेकुलर और स्पेशल था। तो इसके पीछे का एक जो रीजन है वो क्या है? वो आपका है बेक्ड ब्रिक्स, दैट मेक्स दिस सिटी स्पेक्टेकुलर और स्पेशल। क्योंकि हम अभी भी देखते हैं कि यार हमें अभी जाके नॉलेज हुई है कि हम ब्रिक्स का अगर मिट्टी को ईंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और उसका यूज करें तो घर तो बन जाएगा, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो फिर उस मिट्टी के ईंट को जो हमने बनाया उसको अगर हम बेक कर देंगे, उसको अगर हम आग में रख देंगे, तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो बेक्ड ब्रिक्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और ये बेक्ड ब्रिक्स हैं, उसके बाद ये इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? आप कभी अपने घर में घर बनते हुए देखना, चाहे जब भी आपके अगल बगल में कंस्ट्रक्शन होते देखना, तो आप देखना कि जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, ऐसे करके एक ब्रिक्स डाला, ठीक है, थोड़ा इसमें यहां पे ये प्लास्टर डालते हैं, और प्लास्टर का यूज भी इन लोगों ने किया था, प्लास्टर डाल दिया। उसके बाद ये तो 2 ब्रिक हो गया। ये इंटरलॉकिंग क्या होता है? जो तीसरा ब्रिक पड़ेगा ना वो इस दोनों के जॉइंट के ऊपर में पड़ेगा, और इसीलिए इसको इंटरलॉकिंग बोला जाता है। ये पाया कहां जाता है? तो पंजाब वाले रीजन में। पंजाब वाले रीजन आपको पता है, सिंध वाले रीजन में, ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और इंडिया के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और इसका पूरा मैप जो है यहां पे मैंने दिया है, जिसको मैं आगे आपके सामने में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पे देखिए सुंदर सी चीज ये आती है कि ये जो स्पेशल बिल्डिंग्स थे, यहां पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हमें मिले हैं जहां पे स्पेशल तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्पेशल तरह की स्ट्रक्चर मतलब कि ये यहां पे ग्रेट बाथ पाया जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर आपको कुछ याद रखना है तो सबसे पहले बेक्ड ब्रिक्स याद रखना, दूसरा ग्रेट बाथ याद करना। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर यहां पे ये है। इसका पूरा फीचर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रेट बाथ का क्या क्या फीचर था, हड़प्पन साइट्स का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या क्या फीचर था, वो यहां पे देखिए। सबसे पहले ये जो टैंक बनाया गया है ये क्या है? ये भी ब्रिक्स के ऊपर में, मतलब ब्रिक्स के थ्रू बनाया गया, बेक्ड ब्रिक्स के थ्रू बनाया गया विथ वाटर प्रूफ्ड। अब वाटर प्रूफ्ड कैसे हो गया? मतलब ये कि ऐसा ब्रिक बनाया गया जो वाटर टाइट हो, जिसके बाहर से इसमें जो ईंट का यूज किया गया उससे पानी वापस ना निकले। तो इसीलिए टार का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये वाटरप्रूफ बनता है। और इसमें स्टेप्स का यूज किया गया था, जो गौर से आप यहां पे आप देखिएगा स्टेप्स, ये देख रहे हैं आप, यहां पे स्टेप्स है, यहां स्टेप्स है, यहां स्टेप्स है। मतलब कि इस स्टेप्स का यूज कैसे किया जाता होगा? सीढ़ी का इस्तेमाल यहां जाने के लिए और यहां से वापस आने के लिए। और उसके अगल बगल में छोटे छोटे जो है वो रूम्स पाए जाते हैं। रूम्स क्यों पाए जाते होंगे? तो शायद कपड़े चेंज करने के लिए, ठीक है, यहां पे पाया जाता है। और ये रिचुअल बाथ था। मतलब ये है कि जो द ग्रेट बाथ है ना, इतना बड़ा सा जो बात है, इसके बारे में अगर एनसीईआरटी में डिटेल में जाएंगे, मत जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो इस अगर डिटेल में जाएंगे तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो पूरा बना हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमेशा पानी रहता ही था। इसमें क्या किया जाता है कि जो वेल से पानी निकाला जाता है, वेल से पानी निकाला जाता है और इसको पूरा भर दिया जाता है। तो कभी ओकेजनली ही भरता होगा। और अगर आप मोहेंजोदड़ो नाम की जो एक ऋतिक रोशन की मूवी देखेंगे ना, तो उसमें इस ग्रेट बाथ का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है, जिसमें यहाँ पे पूरा ओकेजन होता है और यहाँ पे स्नान जो पब्लिक रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जो पानी का पहले भर दिया जाता है, उसके बाद उसका यूज करके उसको वापस से ड्रेन कर दिया जाता है। इसमें ड्रेन्स भी बनाए गए। बहुत अमेजिंग चीजें हैं। जो सारी चीजें हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, वो मतलब अभी जाके जाने हैं, वो उस तरह की फीचर्स का इस्तेमाल आज से 4000-5000 साल पुराने लोग भी करते थे। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने एक चीज यहां पे छोड़ दी थी, वो ये कि ये हड़प्पन साइट जो था, बाद में पता चला कि ये 47 ईयर्स अगो बनाया गया था। अब यहां पे देखिए क्या सिचुएशन है कि ये तो ग्रेट बाथ हो गया, ये ग्रेट बाथ पाया कहां जाता है? तो आपको आंसर में मोहेंजोदड़ो जो है वो लिखना होगा। उसके बाद क्या मोहेंजोदड़ो में ही सिर्फ ग्रेट बाथ था? और भी जगह हो सकते हैं। तो मोहेंजोदड़ो का जो फेमस साइट था, वो फेमस स्ट्रक्चर था, वो ग्रेट बाथ का था। उसके बाद जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहां है हमारा? कालीबंगन हमारा कहां है? ये देखिए,
ये मोहनजोदड़ो वाला पार्ट है, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन यहाँ हरियाणा के पास है, राखीगढ़ी और कालीबंगन हरियाणा में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ है। उसके बाद तो यही क्या कहते हैं इसको, मोहनजोदड़ो है। उसके बाद कालीबंगन हरियाणा के पास जो था वहां पे क्या पाया गया था, कालीबंगन और लोथल में। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के पास है। ये रहा लोथल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे क्या पाया गया था, कालीबंगन और लोथल में एल्टर्स पाए गए थे, मतलब यज्ञ का कुंड पाया गया था जिसको रिचुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये यहाँ पे पाया गया था। ये अगर आपको पूछा जाएगा कि ये फायर एल्टर्स कहाँ पाए गए थे, आप बोलेंगे कालीबंगन और लोथल। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल, इस तीनों जगह पे स्टोर हाउसेज भी हुआ करते थे। स्टोर हाउसेज क्यों होंगे? तो जो वो फसल उगाते थे, क्या वो लोग फसल उगाते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। पर जो भी फसल उगाते थे वो एक्स्ट्रा फसल को स्टोर हाउसेज में रखा जाता था। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, चाहे तो वो ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है, और या तो वो इस सिचुएशन के लिए रखते होंगे जब जो अन्न है, मतलब जब कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी हो जाए, जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ना हो, उस टाइम पे वो यूज करते होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्टोर हाउसेस का यूज वो करते होंगे किसके लिए? ट्रेड के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा हड़प्पन साइट है, यहाँ पे ट्रेडर्स रहते होंगे, क्योंकि ट्रेडर्स ही जो हैं वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सामने में यहाँ पे आगे यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये कैसा था? ये जो पूरा हड़प्पन साइट का या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में जो घर होते थे, नाले होते थे और जो गलियां होती थी, वो किस तरह की होती थी? और अगर आप इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप चौंक जाएंगे। मतलब कि दिल्ली में, गुड़गांव में आप कहीं भी जाएंगे ना, थोड़ी सी भी बारिश होगी, पूरे जो रोड है उसके ऊपर में पानी आ जाएगा। मतलब हमारा ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने सोचा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, अच्छे अच्छे रोड्स बनाओ, लेकिन पानी होगा तो पानी, एक्स्ट्रा पानी जाएगा कहां? तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में हमने ध्यान नहीं दिया। पर इन लोगों ने जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी वो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में ध्यान दिया था इन्होंने। तो इसीलिए वहां के जो ड्रेन्स होते थे वो कवर्ड होते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पे आप जाओगे तो कहीं तो नाले ही नहीं होते हैं, और अगर नाले होते हैं तो उनके ऊपर में कवर होता ही नहीं है। इनके ऊपर में कवर्ड ड्रेन्स होते थे, वो भी स्ट्रेट लाइंस में होते थे। और इस स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए कि ये घर है, आपको बहुत अच्छे से यहां पे मैं बताता हूं। मान लीजिए कि ये घर है, उसके बाद यहां भी घर है, और फ्यूचर में आप अगर पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसी तरह से घर बनते थे। ये मेन रोड होता था और एक ऐसे रोड होता था, ठीक है। तो अब ये जो घर होता था ना, यहां से जो नाले होते थे वो अंडरग्राउंड होते थे, कवर्ड होते थे, और ये हर घर से निकल के एक मेन नाले में यहां पे ज्वाइंट होता था। मतलब इससे हमने क्या देखा? मतलब हमने देखा कि यहां पे ऐसा नहीं है कि पहले घर बन गया या पहले नाला बन गया, नहीं, यहां पे रोड के बाद ड्रेनेज और उसके बाद हाउसेस, ये तीनों साथ में बने होंगे। ये तीनों साथ में बने होंगे, इसी से हमें ये चीज पता चलता है। यहां देखिए, तो अर्बन प्लानिंग, इससे पता चल जाता है कि यहां पे अर्बन प्लानिंग हुई होगी। मतलब सिटी का डिजाइन पहले किया होगा कि कहां पे घर बनने चाहिए, कहां पे ड्रेनेज बनने चाहिए, और जब घर और ड्रेनेज बन जाते होंगे तो उनको साथ में जोड़ देता होगा स्ट्रीट्स पे, जैसा अभी एक्चुअली में होता है। और यहां पे घर कैसे होते थे? तो घर जो होते थे वो 1 और 2 स्टोरीज होते थे। मतलब एक बोलते हैं ना 2 महला 3 महला, तो यहाँ पे जो 2 स्टोरीज बिल्डिंग, 1 स्टोरीज बिल्डिंग यहाँ पे होते थे। अभी भी यहाँ पे समझो ना कि किसी का अगर 2 मंजिल मकान बन गया तो बोलता अरे बहुत पैसा हो गया इसके पास, और अभी बनाना इतना ज़्यादा कॉमन हो गया। सोचिए कि 5000 साल पहले कोई 2 मंजिला मकान बना रहा हो तो फिर कैसा होता होगा। और उसके बाद ये जो 2 मंजिला मकान होता था, इसमें सेंट्रल कोर्टयार्ड्स होते थे। सेंट्रल कोर्टयार्ड्स क्यों रखेंगे, और सेंट्रल कोर्टयार्ड्स होता क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, बीच में आंगन जैसा है और इसके ऊपर का जो रूफ है वो नहीं है। मतलब ये लोग शायद इसी वजह से रखते होंगे ताकि इसके ऊपर जो घर बनेगा, इसके ऊपर जो घर बनेगा, उस सबसे टॉप से जो सूर्य की रोशनी है वो नीचे तक आ पाए, ठीक है। और इससे जो है पूरा जो घर है वो हमारा
पूरे घर में, पूरे रूम्स में जो है हमारी रोशनी जा पाए। ये ऑफ कोर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का घर नहीं है, तो आप लोग शॉक मत होइएगा, मैं आपको बस ये सेंट्रल कोर्टयार्ड दिखाने के लिए जो है वो ये चीज बता रहा था। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए जो हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये देखिए आपके ड्रेन्स थे, ड्रेनेज पैटर्न था, ये देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में था। ये आपका पुराना वाला जो है वो क्या है, ये आपका वेल है जिससे पानी निकाला जाता होगा, और ये आपके स्टेयर्स हैं, ये आपके स्टेप्स हैं, और इस स्टेप में आप अगर नोटिस करेंगे तो वही इंटरलॉकिंग मेथड यूज किया गया है। मतलब पहले एक ब्रिक के ऊपर में ब्रिक, उसके बाद इसके इस दोनों ब्रिक के जॉइंट के ऊपर में एक अलग से ब्रिक, ये सिचुएशन यहां पे था। उसके बाद हमने सिटी के कंस्ट्रक्शन की बात तो कर ली कि भैया ये वाला बिल्डिंग, इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न, इस तरह, लेकिन उस सिटी में जो लोग रहते होंगे वो किस तरह के लोग होंगे, उनका प्रोफेशन क्या था। हमने ग्रेट बाथ देख लिया, हमने फायर अल्टर्स देख लिए, हमने उसके बाद फिर स्टोर हाउसेस देख लिए, हमने ड्रेनेज देख लिया, हमने जो स्ट्रीट्स है वो देख लिया, हमने हाउसेस के पैटर्न्स देख लिए, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो लोग रहते होंगे वो कैसे होते होंगे। तो इस सिटी में बहुत तरह के लोग होते थे। पहले तो रूरल्स, जो कि ऑफ कोर्स कहां रहते होंगे, सिटाडेल में रहते होंगे, क्योंकि सिटाडेल जो है वो देखने में अच्छा था और सिटाडेल का हाइट भी बहुत बड़ा था। तो इससे हमने अनुमान लगाया कि रूलर जो होते होंगे, और सिटाडेल बीच में होता था, मतलब पूरी एक बीच में हेडक्वार्टर और उसके बगल, पूरे बगल में सिटी के लोग, ठीक है। तो उस सिटाडेल में रूलर्स रहते होंगे, और रूलर्स का जो प्रोफेशन रहता होगा वो हमने पूरी एनालिसिस की, तो हमें पता चला कि मोस्ट प्रोबेबली उनका जो प्रोफेशन है वो ट्रेडिंग का रहता होगा, वो लोग ट्रेडर्स रहते होंगे। उसके बाद रूलर्स के अलावा स्क्राइब्स रहते थे। स्क्राइब्स क्या, तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, क्योंकि इस तरह के सील्स पाए गए हैं, और इस पे जो ये वाला लैंग्वेज है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम का लैंग्वेज है। तो ये जो स्क्रिप्ट, ये भी तो स्क्रिप्ट ही है, और ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है ना जिसको आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है। सोचिए कि अगर हमने इसको डिसाइफर कर लिया होता तो हमें पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टोरी जो है वो पता चल जाती। खैर, बैक टू द टॉपिक, कि ये जो सील है, ये सील कौन बनाते होंगे, स्क्राइब बनाते होंगे। क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो स्क्राइब होते होंगे सील बनाते होंगे, और क्यों हमें लगता है कि जो सील बनाने वाले लिटरेट होते होंगे, क्योंकि यहां पे देखिए ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, वो वही लोग कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, जिसने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ये जो सील है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता होगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, पर छोटा सा अगर समझ लीजिए तो अगर मान लीजिए कि कोई हमें फूड पैकेट, चाहे कोई भी सामान हमें दूसरी जगह देना है। मान लीजिए कि जोमेटो के पास आपका ऑर्डर आया, जोमेटो से आपने ऑर्डर किया और जोमेटो वाले ने आपका जो पूरा पार्सल है वो दे दिया। आपने देखा कि भैया मैंने बिरयानी मंगाई थी, उसमें तो 2 पीसेस होने चाहिए, बट मैंने खोल के देखा 1 पीस गायब था। मतलब क्या है, मतलब ये कि जो डिलीवरी वाला है उसने खोल के उसमें से 1 पीस खा लिया होगा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई उसको यूज ना करे, कोई उसको टच ना करे। तो अब क्या करती है जोमेटो, उसके ऊपर में एक लेबल लगाती है, जिस लेबल को निकालना जो है वो आप जो जिसने ऑर्डर किया वही निकाल सकता है, क्योंकि अगर दूसरा उस लेबल को हटाएगा ना तो आपको पता चल पाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि इसको किसी ने खोल के इसमें से कुछ ना कुछ किया है। उसी तरीके से सील्स का इस्तेमाल किया जाता था कि मान लीजिए कि कोई चीज, सामान किसी को भेजना है, चाहे कोई लेटर भेजना है, तो लेटर बीच में जो लेके जा रहा है, चाहे कोई और उस लेटर को फाड़ के पढ़ ना ले, तब तो गुप्त सूचना जो है वो चली जाएगी बाहर, सबको पता चल जाएगा कि आपका मानसिकता क्या है। तो वो क्या करते थे, वो लेटर्स लिखते थे, चाहे सामान कोई देना होता था तो उस सामान के एंट्रेंस के ऊपर में, जब उस सामान को खोला जा सकता है, लेटर्स को खोला जा सकता है, उसके ऊपर में एक मुहर जैसा लगाते थे, जिस मुहर के ऊपर में इस तरह की डिजाइनिंग की जाती थी, जिससे जो लेटर्स लेता हो उसको भी पता चल पाए कि अच्छा ये तो उसका है, उसने मुझे भेजा है, सील को देख के। और ताकि वो सील को अगर कोई खोले ना तो उसको पता चल जाएगा अच्छा कि ये जो लेटर है या ये जो सामान है इसके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि वो सील ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद यहां पे हमने क्या देखा, रूलर्स, स्क्राइब्स और क्राफ्ट्सपर्सन। क्राफ्ट्सपर्सन मतलब जो कुछ कुछ बनाते थे, जैसे कि टॉयज बनाते थे, ठीक है, इस तरह की चीजें, और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद वहां पे ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स भी होते थे, जो कि रॉ मटेरियल लेके आते थे दूसरे जगह से यहाँ पे बनाने के लिए। क्योंकि हम अक्सर देखेंगे, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी चीजें जरूरी थोड़ी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई ही जाती होंगी, लेकिन वहां पे पाई गई है।
लेकिन वहां पे कोई और है नहीं, तो ऐसा हमने सोचा कि ये लोग जो हैं वो गोल्ड, जो भी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं होती होंगी वो कहीं ना कहीं बाहर से लाते होंगे। कहाँ से लाते होंगे इसकी बारे में जानकारी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद टेराकोटा टॉयज भी यहाँ पे पाया गया है। टेराकोटा टॉयज क्या होता है कि टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी के बेक्ड क्ले से, जो मिट्टी को पहले शेप दिया जाता है खिलौने की तरह, और इस खिलौने को जब आग में रख दिया जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है, जो कि टूट नहीं पाता है। तो इसीलिए टेराकोटा टॉयज पाए गए हैं। और ये टेराकोटा टॉयज आने वाले टाइम पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम इसी टेराकोटा टॉयज की वजह से पता कर पाते हैं कि उन लोगों को जो हल का ज्ञान था या नहीं है, प्लो का ज्ञान था या नहीं है, ठीक है, पहिए का ज्ञान था या नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल में पहिए थे, जो प्लो थे, वो तो मतलब टाइम के साथ साथ उनका एग्जिस्टेंस मिट गया, लेकिन उन लोगों ने जो मिट्टी के जो खिलौने बनाए थे, इसमें उन्होंने जो पहिए का जिक्र किया था या घोड़े का जिक्र किया था, तो हमें पता चल पाया कि अगर इन लोगों ने खिलौने बनाए थे जिसमें रथ का इन्होंने इस्तेमाल किया था, मतलब रथ के डिज़ाइन का इन्होंने खिलौने बनाए थे, मतलब ये कि उस टाइम पे रथ का भी यूज़ होता होगा, उस टाइम पे घोड़े का भी इस्तेमाल होता होगा, उस टाइम पे गाय की भी इस्तेमाल या बैल का भी इस्तेमाल होता होगा। तो ये हमें किसने बताया? हमें बच्चों के खिलौने ने बताया। सोचो, बच्चे के खिलौने को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में बच्चे अगर खिलौने से खेल नहीं रहे होते या फिर उनके पेरेंट्स ने उनको खिलौने नहीं दिलाए होते ना, तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से चलते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, नहीं पता चल पाता। इसीलिए बच्चों के खिलौने की इंपॉर्टेंस दो यार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू क्राफ्ट्स एंड मटेरियल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, पूरा डिटेल है यहाँ पे। मतलब जो मटेरियल, जो क्राफ्ट्स, ये जो मटेरियल बनाए जाते थे, ये किससे बनाए जाते थे? ये स्टोन से बनाए जाते थे, ये शेल से बनाए जाते थे, ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर से बनाए जाते थे। अब ये जो इस बनाए जाते थे कैसे, मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज से क्या बनाए जाते थे? तो कॉपर ब्रॉन्ज से वेपन बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, और उसमें ऑर्नामेंट जो साज सज्जा के लिए किया जाता है, हार हो गया, ठीक है, तो ये सब, उसके बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद जो गोल्ड एंड सिल्वर होते थे, इससे टूल्स थोड़ी बनाएंगे, तो इसीलिए इससे ऑर्नामेंट्स बनाते थे और बर्तन बनाते थे। उसके बाद बीड्स का इस्तेमाल, बीड्स होते थे, वेट्स होते थे, जो वजन करने के लिए जो वेट्स की जरूरत होती थी, ये ब्लेड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था, और ये सब बनाया जाता था खुद। और ये जब हमने खुदाई की होगी, उसको आर्कियोलॉजी, मतलब उसको हमने डिग करके देखा होगा, वहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें मिली होंगी, तभी हम उसी से जान पाए कि यहाँ के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें बनाते थे। उसके बाद हमें ये भी पता चला है कि ये लोग, इन लोगों को कॉटन का ज्ञान भी था, क्योंकि कॉटन का जो हमें प्रूफ है वो मेहरगढ़ से मिला, जो कि 7000 साल पुराना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉटन का इस्तेमाल जो है उस टाइम के लोग करते थे। उसके बाद ये देख रहे हो, यही है ऑर्नामेंट्स, बीड्स वगैरह, ठीक है, बैंगल्स, अर्निंग्स, ये सब है, ईयरिंग्स, ये सब है। उसके बाद एक फाइन्स होता था। फाइन्स जो है वो कैसे बनता था? तो मिट्टी हो गया, चाहे जो क्वार्ट्ज हो गया, इसको वो लोग एक गम के थ्रू शेप देते थे, और उसके बाद उसमें कोई लिक्विड जैसा डालते होंगे, कोई मेटल का जो लिक्विड होता है, मेटल को पिघला के, और तब जो शेप बनता था उसी को फाइन्स बोलते हैं। और उसी फाइन्स को एक किसी चमकीले चीज़ के से थ्रू जो है उसको रब किया जाता होगा, जिसके थ्रू जो यहाँ पे उनका जो शाइनी लुक है ये आ पाया था, और ये जो है वो ब्लू या ग्रीन कलर के होते थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया। अब जो रॉ मटेरियल्स की बात आई थी, वो रॉ मटेरियल्स क्या क्या वहां पे पाया गया था? तो रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल होता क्या है? तो रॉ मटेरियल हो गया, मान लीजिए कि हमें शुगर बनाना है, शुगर बनाना है मतलब चीनी, तो ये शुगर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैसे? ये बनेगा आपके शुगर केन से, ठीक है। तो ये जो शुगर केन हो गया, ये इसी को तो हम रॉ मटेरियल बोलेंगे ना, और इसी फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कैसे होते थे? नेचुरल होते थे, वुड होते थे, लकड़ियां, जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, कॉटन होते थे, ये सब क्या हो गया? रॉ मटेरियल, क्योंकि ये नेचुरल, मतलब नेचर में पाया जाता है। फिर उस नेचर में पाए जाने वाले रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते थे? हम फिनिश्ड गुड बनाते थे। अब देखिए, ये जो रॉ मटेरियल होते थे, जैसे कॉपर हो गया, क्या कॉपर कहाँ से आता था? ये आता था राजस्थान से, ये आता था ओमान से। टिन कहाँ से आता था? ये अफगानिस्तान से, ईरान से आता था। गोल्ड कहाँ से आता था? ये कर्नाटका से आता था। जो प्रीसियस स्टोन होते थे वो कहाँ से आते थे? वो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से आते थे।
मतलब क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रीशियस स्टोन थे वो कहाँ जनरली फेमस होते हैं, जो गोल्ड के रिजर्व्स थे कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में। टिन कहाँ पाया जाता है, अफगानिस्तान में। तो हमने ये चीज़ सोचा कि यहाँ पे हड़प्पन साइट्स के ऊपर में जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में हड़प्पन साइट पाया गया है वहाँ पे तो गोल्ड नेचुरली पाया ही नहीं जा सकता है, वहाँ पे तो टिन नेचुरली पाया ही नहीं जा सकता है। मतलब वो लोग कहीं और से लाते होंगे। कहाँ से लाते होंगे? तो उस लोकेशन से जो सबसे नियरेस्ट सोर्स, हमने सोचा कि गोल्ड का जो उस साइट से सबसे नियरेस्ट सोर्स कहाँ होगा, कर्नाटक होगा। वहां पे अगर टिन पाया गया तो हमने देखा कि उस लोकेशन से सबसे नियरेस्ट सोर्स जहां से हम टिन लेके आ सकते हैं वो कहां से होगा, अफगानिस्तान से। तो हमने सोचा कि यहाँ ये लोग जो हैं वो यहाँ से इस अफगानिस्तान से, ईरान से, ओमान से जो है वो रॉ मटेरियल लेके आते थे। मतलब क्या है? मतलब ये लोग ट्रेड करते थे। एक स्टोर हाउस जो है वो हमें प्रूफ की तरह मिला, और दूसरा ये हमें प्रूफ की तरह मिला। उसके बाद ये लोग ट्रांसपोर्टेशन इनका क्या था? ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लोग बुल्लॉक कार्ट्स का यूज करते थे। बुल्लॉक कार्ट्स का यूज करते थे और फिर बोट्स का इस्तेमाल करते थे। पर बुल्लॉक कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे, वही जो बैलगाड़ी होती है। तो बैलगाड़ी का प्रूफ कैसे मिला होगा उनको? क्योंकि बैलगाड़ी तो नष्ट हो गई होगी। उनको मिला इसी खिलौने की वजह से, क्योंकि बैलगाड़ी जो एक्चुअली में होगी उसके प्रूफ नष्ट हो गए। लेकिन ये जो टेराकोटा टॉयज पाया गया, जिससे हमने जान पाया कि अच्छा ये जो बैलगाड़ी है ये लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, तभी तो वो लोग खिलौने बनाते होंगे ना। अब आप जो अपनी दीदी को, अपनी मम्मी को बचपन में बोलते होंगे, अरे हमें तो माउजर चाहिए, एयरगन चाहिए, बंदूक चाहिए, वो तो ओरिजिनल होगा नहीं। लेकिन जो ओरिजिनल बंदूक है वो आपको क्या सोसाइटी में जनरली दिखती है? नहीं। लेकिन खिलौने वाले बंदूक दिख जाते हैं। तो इसीलिए आज से 50,000 साल बाद अगर उसको किसी को खिलौने वाले बंदूक मिलेंगे तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि अरे इनके पास खिलौने वाले बंदूक होंगे, इनके पास एक्चुअल में बंदूक नहीं होंगे। क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक्चुअल में बंदूक होते होंगे उसी से सिमिलर वो खिलौने बनाते होंगे। इसीलिए टेराकोटा टॉयज जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। और ऑफकोर्स जो सील्स का इस्तेमाल है वो लोग क्यों करते होंगे? तो सीलिंग्स की तरह पैकिंग गुड्स के लिए, ताकि किसी और को पता ना चले। और सीलिंग्स में क्या होता था, वो गीली मिट्टी ले लेते थे और जो उसका जो स्ट्रिंग होता था उस स्ट्रिंग के सबसे बाहर वाले छोर पे लगा देते थे, उसके ऊपर में एक ठप्पा दे देते थे, जिससे जिसके पास हम उस गुड्स को भेज रहे हैं उसको जब मिले तो वो पहले सील चेक करे कि इसको किसी ने खोला है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अब बात करते हैं कि फीडिंग, कि वहां के लोग खाते क्या थे। तो वहां के लोग जो विलेजर्स होते थे ना, वो खाने की तरह क्या इस्तेमाल करते थे? तो हमें वहां पे वीट का प्रेजेंस मिला, हमें बार्ली मिला, राइस मिला, पल्सेस मिले, सीसम मिली, लिनसीड मिला और मस्टर्ड मिला। ठीक है, और ये सब आपको याद करना है। और हमें ये देखने को मिला कि वहां के लोग खेती करते होंगे। कैसे खेती करते होंगे? तो प्लो के जरिए, ये जो है हल, इसके जरिए। और ये जो प्लो है ये अगेन नष्ट हो गया था, पर हमें पता कैसे चला? तो हमें उसके जो टॉय मिले उससे हमने, ये टॉय है तो इससे हमें जो खिलौने मिले इससे हमने हमें चला कि वो लोग जो हैं वो प्लाव का इस्तेमाल करते होंगे। अब ये जो इरिगेशन है, वो जो खेती करते होंगे तो उसके लिए, सिंचाई के लिए पानी की तो जरूरत होती होगी ना, क्योंकि वो तो ड्राई एरिया था। तो इसीलिए पता चला कि वो लोग ड्राई एरियाज में सिंचाई करने के लिए वो और कोई मेथड का यूज वो लोग करते होंगे। वहां पे किस तरह के एनिमल्स होते होंगे? तो कैटल होते थे, शिप होते थे, गोट होती थी, बोफलो होता था। अगेन ये सब हमें पता चला। उसके जो बोन होते थे, जो रिमेन्स हो जाते थे, जैसे बुफलो का, गोट का जो हड्डियां मिलती थी, हमें उनसे पता चला और खिलौने से पता चला। उसके बाद जो फ्रूट्स वो लोग खाते होंगे उस टाइम पे, तो बेर खाते थे, फिश भी खाते थे और एंटीलोप भी, एंटीलोप मतलब हिरन को भी वो लोग शिकार करते थे। आप लोग मत करना, ठीक है। ये यहाँ पे सिचुएशन था। अब देखिए, मैंने आपको बताया दो यहाँ पे लोकेशन पढ़ेंगे। एक धोलावीरा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे है, गुजरात के पास है यहाँ पे, और दूसरा हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। तो धोलावीरा जो है वो कहाँ है? ये खादिर बेत में है, मतलब रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? इस एरिया में, यहाँ पे आपका रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, लोकेशन अभी जाके देखो आप मैप में। तो यहाँ पे जो जनरली हमने देखा है कि हड़प्पन साइट में जो सिटी होती थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। जो ईस्ट में होते थे वो क्या होते थे? जो वेस्ट में होते थे वो क्या होते थे? वो सिटाडेल होते थे। वो उसका एरिया छोटा होता था, हाइट बड़ा होता था।
ठीक है। और जो ईस्ट में होती, जो दूसरे पार्ट में होते थे, उसका जो एरिया वो बड़ा होता था, हाइट जो है वो छोटा होता था। लेकिन एक धोलावीरा ही है जो सिटी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और सारे पार्ट्स को स्टोन वॉल से कवर किया गया है, पत्थरों की दीवार से, ठीक है, कवर किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेटवे है और एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम के लिए वो लोग इस्तेमाल करते होंगे, ग्राउंड जैसा, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वही वो लोग कोई ना कोई एक पब्लिक इवेंट के लिए करते होंगे, वो लोग भी शायद क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। और इसके बाद एक बहुत बड़ा सा हमें लार्ज स्टोन कार्व्ड मिला, एक बड़ा सा पत्थर का चट्टान जैसा मिला जिसके ऊपर में हड़प्पन लेटर्स में लिखे हुए थे। इसीलिए हमें पता चला कि ये पूरा जो साइट है ये सब किसी न किसी एक ही टाइम में यहाँ पे मिलता होगा। उसके बाद दूसरा लोथल कहाँ है? लोथल अगेन मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट जो है गुजरात के, वहां पे लोथल पाया गया था। अब ये जो है वो साबरमती के किनारे जो है, जहां से उन गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, तो ये साबरमती के किनारे है, गल्फ ऑफ खंभात में, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन यहाँ पे मिला, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टैंक भी हमें मिला, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो शिप से, अब ये पूरा टैंक है और हमने देखा है कि जो लोथल है, अब लोथल के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारा ये क्या होता था, पोर्ट होता था। क्यों, हमें कैसे पता चला? तो इसी लोकल लोथल के पास हमें एक ऐसा पूरा जो है वो पाया गया है, ठीक है, टैंक पाया गया है जिसमें हम क्या करते थे, लोडिंग अनलोडिंग जो है वो करते थे। मतलब ये मान लो कि समंदर है, ये मान लो समंदर है और यहाँ पे लैंड है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें ये वाला ह्यूज टैंक मिला। मतलब ये जो समंदर है, तो समंदर से हमने क्या करते होंगे, एक रिवर चैनल बनाते होंगे जिससे जो बड़ी बड़ी शिप है वो इस रिवर चैनल के थ्रू यहाँ पे आती होंगी, यहाँ पे रुकती होंगी और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता था, ठीक है, ये यहाँ पे पता चला। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोई भी सिविलाइजेशन अगर मतलब एग्जिस्ट करता था पहले, तो मतलब वो खत्म भी हुआ होगा, क्योंकि उसके रिमेन्स, उसका कोई हिस्ट्री में चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। तो कैसे खत्म हुआ होगा? द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। टू बी फ्रैंक, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने का रीजन, एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं चल पाया है, अपने अपने अजम्पशंस हैं, पर जो मेजर अजम्पशन है, जो जनरली लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या है? तो और सबसे इंपॉर्टेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ये कैसे पता चला हमें? ये भी तो हो सकता है न्यू सिविलाइजेशन, वही जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती होगी वही ट्रांसफॉर्म होकर एक नई सिविलाइजेशन बन गई होगी। नहीं, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद दूसरी सिविलाइजेशन आई। तो ये जो डिस्ट्रॉय, ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें, और क्यों डिस्ट्रॉय हुई ये भी हम देखेंगे। तो कैसे पता चला? तो हमने देखा कि जो सील्स, राइटिंग, ट्रेड, वेट्स ये होते थे, ये एक टाइम के बाद, मान लो कि हमें कोई 5000 साल पुराना, कोई 5000 ईयर्स पुराना सील मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये लगता कि ये 5000 ईयर्स पुराना सील है, और फिर दूसरा कोई एक सील मिलता जो कि 3000 पुराना हो, जो कि 3000 पुराना हो, है ना, तो हम ये और वो उस सील का फीचर भी पुराने 5000 जैसा ही दिखता हो, तो हम ये कह पाते कि ये यहाँ पे 5000 साल जो पहली सिविलाइजेशन थी वही सिविलाइजेशन आगे कंटिन्यू हुई, क्योंकि उसी तरह का सील हमें मिला। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि जो पहले के टाइम पे 5000 साल पहले जो सील हमें मिला करती थी, वो सील बाद के टाइम में हमें देखने को मिली ही नहीं। दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो फेल हो गया, क्योंकि कहीं कहीं हमें टूटा, वहां पे दिखा कि ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था और बहुत सारा गार्बेज जो है वहां पे ढेर हो गया था, मतलब किसी ने उस लोकेशन पे रहना छोड़ दिया था। उसके बाद जो नए तरह के बिल्डिंग्स मिले ना, क्योंकि वहां के जो हड़प्पन साइट के जो बिल्डिंग थे ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जो नए तरह के हाउसेज मिले हमें वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, क्योंकि वो पुअरली बिल्ट थे, अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। और ये जो डिक्लाइन हुआ, हमने देख लिया कि डिक्लाइन होने का प्रूफ मिला, पर कैसे डिक्लाइन हुआ होगा? तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां की नदियां सूख गई होंगी, या फिर वहां पे बाढ़ आ गया होगा। हो सकता है बाढ़ आने का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बड़ा
बना देता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते होंगे ना उसको काट लिया जाता होगा, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ जो ब्रिक्स होते थे ना वो बेक्ड ब्रिक्स होते थे। तो बेक्ड ब्रिक्स कैसे होते होंगे, तो बड़ा सा जो चिमनी में हम जो ईंटे को जलाएंगे तो उस चिमनी में ईंटे को जलाने के लिए, आग प्रोड्यूस करने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। तो वो लकड़ियाँ कैसे आती होंगी, वो अगल बगल के पेड़ों को काट के आती होंगी। उसके बाद जो हम बीट्स बनाते हैं, ये जो फायर एल्टर्स हमें देखने को मिला, वो कैसे फायर एल्टर्स में जो यज्ञ कुंड में जो यज्ञ होता होगा कैसे होता होगा, लकड़ियों के थ्रू ही होता होगा। तो लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन था, जो कि मैं नहीं मानता और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी इस चीज़ को डिक्लाइन कर देते होंगे। और तीसरा जो एक फेमस रीजन है वो ये कि रूलर जो है वो अपना कंट्रोल उस जगह पे खो दिया होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सिचुएशन था। समरी देख लीजिए कि हड़प्पन सिटी जो है वो पूरी प्लान थी, इसीलिए इतना फेमस है। एडवांस्ड थी, क्यों एडवांस थी भैया, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो सिटी का प्लानिंग किया गया था वो प्लान किया गया था। ऐसा नहीं कि घर बना लो बाद में जाके रोड बनाएंगे, फिर बाद में जाके जब रोड बन जाएगा फिर पता चलेगा अरे केबल लगाना भूल गए, फिर उस रोड को तोड़ो, फिर केबल लगाओ, फिर याद आएगा जब बना लिया फिर याद आ जाएगा अच्छा हमें तो इसमें जो पाइप होती थी वो तो हमने डाला ही नहीं, टेलीफोन वायर्स तो डाला ही नहीं। उसके बाद फिर उस रोड को तोड़ो, फिर टेलीफोन वायर डलाओ। तो ऐसे जैसे अभी होता है ना वैसे नहीं होता था। वहाँ पे घर बनना है, यहाँ पे जो रोड जाना है, रोड के नीचे से नालियाँ जानी है, घर का कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ पूरा प्लान्ड सिटी है ना, वैसा ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी प्लान्ड थी और इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग का यहाँ पे मिला, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बात की। इरिगेशन फैसिलिटी भी दिखा हमें। उसके बाद जो सिटीज़ मोहनजोदड़ो के थे जैसे हड़प्पन, धोलावीरा, लोथल, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे साइट्स मिले जो कि बताते हैं कि ये सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। डिक्लाइन स्लो था और क्या था, बहुत सारे कारण हमने देखने को मिले। डिफॉरेस्टेशन भी एक रीज़न था। उसके बाद फ्लड, ड्राउट, ये सब भी रीज़न था। ठीक है, और हड़प्पन्स के बारे में हमें पता कैसे चलता है, हमें सील्स के थ्रू पता चलता है, पॉटरी के थ्रू पता चलता है, टॉयज के थ्रू और आर्किटेक्चर के थ्रू पता चलता है। और हम इसी से जान पाते हैं कि उस टाइम का जो सिविलाइजेशन था वो कैसा दिखता था। तो ये था पूरा आज का सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ये इनिशिएटिव आप ही लोगों के लिए है और हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ा जाता है। और अगर आपको और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जाननी है तो इस सीरीज़ को फॉलो करना। आपका मैं पूरा 6th क्लास का हिस्ट्री और साथ में जो 6 से लेके 10 तक का हिस्ट्री है वो मैं यहाँ पे पूरा कवर करूँगा। और एक बार आपने अगर 6 से लेके 10 तक की हिस्ट्री को कवर कर ली तो आपका फाउंडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि जब आप आर.एस. शर्मा की एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको कोई भी आपके फाउंडेशन को आपको याद रखने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि 6 से लेके पढ़ रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में ऐड ऑन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर आप 11th-12th की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे ना तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और उस बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट को आप जब पढ़ेंगे, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार हिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन कि मैंने आपको बताया था कि हंटर गैदरर के टाइम पे जो साइट्स पाई गई थी, मैंने आपको बताया था कि वेयर डू दे लिव, कहां कहां रहते थे। तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि वो लोग रहते थे सबसे पहले नर्मदा नदी के पास, उसके बाद वो लोग रहते होंगे सुलेमान और किरथार रेंजेस के पास, है ना। उसके बाद वो लोग रहते होंगे वहां पे इंडस नदी के पास, उसके बाद वो लोग गारो और विंध्या, यहां पे वो लोग रहते थे। ये लोग अलग, ये दो अलग अलग लोकेशन है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि नर्मदा नदी में किस तरह के क्रॉप्स पाए जाते थे। नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे वहां पे क्या फीचर था, सुलेमान और किरथार रेंजेस में जो लोग रहते थे वहां के क्या फीचर थे, इंडस नदी में जो लोग रहते थे वहां के क्या फीचर थे, और गारो विंध्या हिल्स में जो लोग रहते थे वहां के क्या फीचर थे, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आए तो मैं पर्सनली उसको हर्ट दे दिया करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।